बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 24th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं विच इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड। कि हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रोसेसिंग स्पीड को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, मतलब कौन से फैक्टर्स होते हैं। जब भी ये बड़ा एक सिंपल टॉपिक है और आपको समझना भी चाहिए बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो आपको इन फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपको ये फैक्टर्स पता होंगे तो आप कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर को देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर कितना अच्छा है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है, इन फैक्टर्स को आप माइंड में रखते हुए क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को या एक लैपटॉप को जज कर सकते हैं। बेसिकली कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कि हमारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रजिस्टर्स, फिर आता है हमारे पास रैम जिसको आप मेमोरी कहते हैं, एक हमारे पास होता है सिस्टम क्लॉक, एक हमारे पास बसेज होती हैं और उसके बाद कैशे मेमोरी। ये 5 फैक्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोसेसिंग स्पीड को इफेक्ट करने में। ठीक है, इफेक्ट इन सेंस ऑफ बैड और गुड आप दोनों ले सकते हैं कि अगर ये जो 5 पॉइंट हैं ये इन मतलब कि सेंस ऑफ अच्छे हैं तो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग अच्छी होगी। अगर ये अच्छे नहीं हैं, इनका साइज़ कम है, तो जाहिर सी बात है जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसकी प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इट डिपेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं, मेमोरी या रैम क्या होती है, सिस्टम क्लॉक क्या होता है, बसेस क्या होती हैं और कैशे मेमोरी क्या होती है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बुक में ये एक टॉपिक है, तो इसको हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर्स। बेसिकली तो रजिस्टर्स को हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में कवर किया है, बट आई होप आपको आइडिया भी होगा कि रजिस्टर्स होते क्या हैं। रजिस्टर्स एक बेसिकली तो अगर सिंपल इन जनरल पहले बताऊं फिर हम रीड करेंगे, तो रजिस्टर एक मेमोरी होती है। जिस तरह हमारे पास रैम एक मेमोरी है, कैशे एक मेमोरी है, आपके पास यूएसबी भी एक मेमोरी है, एक चिप है उसमें मेमोरी होती है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं ये भी मेमोरी है, लेकिन ये बहुत स्मॉल मेमोरी होती है। स्मॉल मेमोरी होती है और ये होती कहाँ पे है, ये इनसाइड सीपीयू या ऑन सीपीयू आप कह सकते हैं। इनसाइड सीपीयू कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा कि सीपीयू के अंदर छोटी छोटी सी मेमोरी होती है जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो सीपीयू है डायरेक्टली इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, मतलब क्योंकि सीपीयू के अंदर होते हैं तो डायरेक्टली सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। इस पे जो रिजल्ट्स आते हैं, जो कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शन को जब वो एग्जीक्यूट करता है उसके रिजल्ट्स जो स्टोर करवाने होते हैं वो सबसे पहले रजिस्टर पे टेम्परेरीली स्टोर करता है। ठीक है, तो रजिस्टर भी एक आप ये कह सकते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, बहुत स्मॉल मेमोरी है और मच मच फास्टर ये मेमोरी है क्योंकि इनसाइड सीपीयू होती है, सीपीयू डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा रीड करते हैं, आपका आइडिया और क्लियर होगा। हम कह सकते हैं कि इन कंप्यूटर अ रजिस्टर इज़ अ स्मॉल मेमोरी। एज यू नो कि रजिस्टर एक स्मॉल मेमोरी होता है, फास्ट स्टोरेज लोकेटेड विद इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये विद इन किस में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। दैट इज़ यूज टू क्विकली स्टोर एंड रिट्राइव डेटा, जो कि आपके पास डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं जो टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए और उनको रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो रजिस्टर आर यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू ऑफ द सीपीयू। ठीक है, मतलब जो भी ऑपरेशन सीपीयू में परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो ऑपरेशंस के बाद रिजल्ट्स आते हैं उनको रजिस्टर्स पे स्टोर किया जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है उन रिजल्ट्स को रिट्राइव भी कर लिया जाता है। ठीक है, रजिस्टर्स आर आ फास्टर टू एक्सेस देन मेन मेमोरी। ऑफ कोर्स मेन मेमोरी कौन सा सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है, मेन मेमोरी तो बोर्ड पे लगी होती है, जो कि डायरेक्टली सीपीयू जो है मेन मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर्स के साथ डील करता है, उसके बाद आता है कैशे मेमोरी के पास। कैशे मेमोरी में भी आपको पता है, अगर मेमोरी हायरार्की की बात करें तो L1 L2 L3 कैशे और उसके बाद मेन मेमोरी आती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है। तो इसलिए जो रजिस्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं क्योंकि डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको एक्सेस करता है जिसको आप प्रोसेसर कहते हैं। एंड दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं बाय द सीपीयू, कि सीपीयू जो रजिस्टर्स हैं इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट रजिस्टर इज अ मेमोरी
विच इज़ इनसाइड द CPU, जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं बिकॉज CPU उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और एक ये भी फैक्टर है इसके फास्ट होने का कि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। जैसे आपको पता है अगर कोई डेटा है, कोई फाइल है, 1 TB मेमोरी से फाइंड करनी हो और एक जो जितने KB की, मतलब 2 KB 4 KB डेटा या 1 MB डेटा है उसमें से फाइंड करनी हो, तो किस में से जल्दी एक्सेस मतलब कि आप फाइंड कर सकते हैं? जो 1 MB डेटा है, जो छोटी मेमोरी है, उससे जल्दी डेटा एक्सेस हो जाता है। अगर 1 TB से एक्सेस करना हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा होता है रजिस्टर्स का, इसलिए भी ये फास्टर होते हैं। उसके बाद मटेरियल का भी हो सकता है कि जिस कंडक्टर से जो रजिस्टर बने होते हैं उसकी वजह से भी ये फास्टर हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो रजिस्टर्स के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक डेटा रजिस्टर होता है, एक एड्रेस रजिस्टर होता है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, आपके पास स्टैक रजिस्टर भी होता है, फ्लैग रजिस्टर भी होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट काम के लिए हमारे पास काम आते हैं। जैसे कि डेटा रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर, जिस तरह एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस पड़ा हुआ होता है जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना था वो, मतलब इनका डिफरेंट पर्पस होता है रजिस्टर्स का, उस पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है खैर, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है तो आपको आइडिया होगा। बट रजिस्टर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी विच इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU एंड इट्स मच फास्टर देन कैशे मेमोरी और रैम और अदर टाइप ऑफ मेमोरीज, राइट। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस में। अगर आपके सिस्टम में रैम अच्छी लगी हुई होगी तो आपका सिस्टम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन सिर्फ मेमोरी कुछ नहीं करती कि आपके पास रैम अगर अच्छी होगी तो आपका सिस्टम अच्छा परफॉर्म करेगा, नॉट एट ऑल। लेकिन एक फैक्टर ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि रैम भी एक फैक्टर होता है। बट ऑल्दो बाकी फैक्टर्स के साथ साथ रैम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, उसमें 1 GB रैम लगी हुई हो, तो आप उसमें कोई चीज़ लोड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका सिस्टम क्या करेगा, हैंग करेगा। क्यों हैंग करेगा? क्योंकि उसमें स्पेस नहीं होगी, आपके जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस लोड नहीं होंगी। अगर आप कोई गेम वगैरह ऐसी करें तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो अगर उसके कंपैरेटिवली आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें 6 GB रैम है, तो ऑफ कोर्स वो जो 6 GB रैम वाला सिस्टम होगा या मोबाइल फ़ोन होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो रैम इज़ अ फैक्टर जो कि स्पीड पे इफ़ेक्ट करता है, हम ये कह सकते हैं। तो रैम का आपको वैसे भी पता है, आप जब भी मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि इसमें मेमोरी कितनी लगी हुई है, इन सेंस ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, इस पर डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। एज यू नो, आपने प्ले लिस्ट को देख लिया होगा और आपने कवर किया होगा। बेसिकली रैम एक मेमोरी है जो जिसमें हमारे पास डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं जिसने एग्जीक्यूट होना होता है। आपको इस चीज़ का आइडिया, क्योंकि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम रन करते हैं कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, उनमें डेटा पार्ट भी होता है और इंस्ट्रक्शन पार्ट भी होता है। और वो कहाँ पे टेम्परेरली स्टोर होती हैं, हमारे पास रैम में स्टोर होती हैं। और रैम से फिर वो फैच होकर कैशे मेमोरी में जाती है एंड देन रजिस्टर्स वगैरह में लोड होती है और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। तो रैम इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपका जो स्टोरेज होता है, जो आपकी मेमोरी, जो आपका स्टोरेज होता है जहाँ पे अपना परमानेंट आप डेटा स्टोर करते हैं, उससे फास्टर होती है रैम जो होती है, ठीक है। क्योंकि ये पाइपलाइन में कैशे मेमोरी से नीचे आती है, लेकिन जो आपका स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क या SSD उससे ऊपर आती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड SSD से ज़्यादा होती है, आप कह सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इट इज़ अ type of computer memory that is used to store the data and instruction that is actively being used or processed by the computer operating system, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब जो भी कंप्यूटर सिस्टम ने प्रोसेस करना होता है, जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, एक्चुअली वो हमारे पास रैम में स्टोर होती हैं। अनलाइक स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव एंड SSD, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी विच मीन्स दैट इट लॉसेज इट कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। ये कह रहा है कि जिस तरह आपके पास जो हमारे पास स्टोरेज ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव होती है या SSD होती है, उसमें डेटा स्टोर अगर हम करें तो परमानेंटली स्टोर होता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास रैम होती है ये वोलाटाइल होते हैं। इसमें एक्चुअली जब भी हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा तो हमारे पास जितने भी रैम में इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा स्टोर्ड होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो SSD और हार्ड ड्राइव है इसमें परमानेंट स्टोर होता है, क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है।
हमारे पास हार्ड ड्राइव और एसएसडी, और जो हमारे पास रैम है ये क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मींस दैट कि जब भी आप कंप्यूटर में टर्न ऑफ करते हो कंप्यूटर को, तो जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रैम से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रैम था हमारा, ये भी एक फैक्टर है एक्चुअली, जैसे कि हमने डिस्कस किया आपकी प्रोसेसिंग को इफ़ेक्ट करने में। उसके बाद आता है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है। अगर आपके पास सिस्टम क्लॉक टाइम बहुत अच्छा है आपके सिस्टम में, तो उसमें रैम भी अच्छी लगी हुई है, रजिस्टर्स भी अच्छे हैं, तो दैट मीन कि आपका सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जब भी अपना सिस्टम लेते हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में आप क्या देखते हैं कि हमारे पास कितने गीगाहर्ट्ज़ का उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है आपके सिस्टम में। जैसा कि लिखा होता है 3.0 गीगाहर्ट्ज़, 3.0 गीगाहर्ट्ज़ के दो, या आपके पास 2.30 गीगाहर्ट्ज़, 2.3 गीगाहर्ट्ज़, इस तरह लिखा होता है। तो बेसिकली ये एक क्लॉक रेट होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्लॉक की स्पीड होती है बेसिकली, कि आपका जो प्रोसेसर है आपके सिस्टम में वो कितनी जल्दी आपकी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाता है। तो उसकी जो मेजरमेंट है वो हर्ट्ज में, एच जेड आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, तो हर्ट्ज में उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जी स्टैंड फॉर गीगा, एच जेड स्टैंड फॉर हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, यू कैन से दैट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता है हर्ट्ज ही होता है। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ में देखा होगा, मैंने अपने सिस्टम के यहाँ पे कोर आई 5 5th जनरेशन में यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उसको एक आपको डिस्प्ले करवा दिया ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारे पास ये कैसे एक फैक्टर है। तो ऑफ कोर्स अगर ये अच्छा होगा तो आपका कंप्यूटर सिस्टम अच्छा परफॉर्म करेगा। ऑल्दो ये कोर आई 5 5th जनरेशन और 2.3 के मतलब कि हमारे पास प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज़ के लगे हुए हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक अच्छा कंप्यूटर है और अच्छी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। बट इट्स अप टू यू कि आपका यूज़ क्या है, आप किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसके इस चीज़ को मतलब देख सकते हैं जब भी प्रोसेसर लें। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, लिखा हुआ है कि सिस्टम क्लॉक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। बेसिकली सिस्टम क्लॉक एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है आपके कंप्यूटर में। इट जनरेट इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल एट अ फास्ट स्पीड, वो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है बहुत फास्ट स्पीड में। द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड, कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर है कितने सेकंड में, या कितना वो सॉरी सेकंड नहीं, कितने टाइम में उसको एग्जीक्यूट करता है, तो उसी को सिस्टम क्लॉक टाइम कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि क्लॉक स्पीड कहते हैं। तो क्लॉक स्पीड, स्पीड की फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी होती है, यूनिट होता है, और उसका यूनिट हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें ना, कि मैं आपको जनरली बता दूं कि एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए 6 या 5 क्लॉक की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। तो जैसा कि लिखा हुआ, क्लॉक स्पीड इज़ मेजर्ड बाय अ साइकिल पर सेकेंड, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, जैसा कि हमने ये डिस्कस कर लिया। सो क्लॉक स्पीड इज मैटर्स अलॉट, कि हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है ये डिपेंड करती है सिस्टम क्लॉक पे। मुझे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है, क्योंकि आप रैम वगैरह इन्हांस करवा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम क्लॉक को इन्हांस करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इम्पॉसिबल सा लगता है कि आप उसमें से प्रोसेसर को निकलवा के और लगाएं, क्योंकि कंपेटेबिलिटी इशू बन जाता है। लेकिन हाँ, रैम अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। बट आप रैम कब चेंज करें, जब देखें कि आपका प्रोसेसर जो है वो 100% यूटिलाइज नहीं होता, वो 60% यूटिलाइज होता है, और रैम 100% यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि रैम आपकी कम है, आप रैम को इन्हांस करवा लें। ठीक है, तो इस तरह आप रैम को इन्हांस करके स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बट सिस्टम क्लॉक मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बसेस, तो बसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके सिस्टम पे डालती हैं, और बसेस भी एक फैक्टर है जिससे आपका कंप्यूटर जो है वो फास्ट हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है ये छोटी छोटी पतली पतली ये लाइंस है ना, तो इसी को आप बसेस कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल को कैरी करती है फ्रॉम वन कंप्यूटर कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। जिस तरह आपको पता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपके पास रैम है, हमारे पास सीपीयू है, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये सारी की सारी पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और उन सबको कनेक्ट कौन कर रही होती हैं, बसेस कर रही होती हैं। तो बसेस के थ्रू हमारा सारा सिस्टम जो है मदरबोर्ड पे, वो जितने भी कंपोनेंट हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, दे आर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस, लाइक हमारे पास डेटा बस होती है, सिस्टम बस होती है, कंट्रोल बस होती है, या इस तरह एड्रेस बस होती है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप की बसेस होती हैं। बेसिकली ये जो पतली पतली जा रही हैं ना लाइंस, इन्हीं को आप बसेस कहते हैं, ये पतली पतली जो लाइंस हैं, ठीक है। तो ये बसेस जो हैं ये 8 बिट भी हो सकती हैं, 16 बिट भी हो सकती हैं, 32 बिट भी हो सकती हैं, 64 बिट भी हो सकती हैं। तो दैट मीन बस की विड्थ डिपेंड करती है स्पीड ऑफ योर सिस्टम। अगर देखें 64 बिट आपके पास बस है तो दैट मीन वो 64 बिट है, तो दैट मीन वो 64 बिट्स एक टाइम पे लेके जा सकती है और लेके आ सकती है, ठीक है। 64 बिट, अगर 32 बिट है तो दैट मीन वो 32 बिट डेटा लेके जाएगी। तो दैट इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि हमारे पास बसेस डिपेंड करती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड पे। अगर ज़्यादा बसेस होंगी तो हमारा ज़्यादा डेटा एक कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जा सकता है, जिससे परफॉर्मेंस इनहांस होगी। तो जैसा कि लिखा हुआ है, बसेस आर इलेक्ट्रॉनिकल पाथ और लाइंस इनसाइड कंप्यूटर। These buses are used to carry electrical signal between different component of computer as we discussed just now. अच्छा, one line of wire या आप बस कह लें कैन कैरी 1 बिट एट अ टाइम, मतलब एक जो वायर है अगर 8 बिट आपके पास बस की विड्थ है तो इसका मतलब है वो 8 बिट डेटा लेके जाएगी। मतलब एक जो वायर है या एक पाथ है वो एक ही बिट को एट अ टाइम लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बसेस हैं। उसके बाद हमारे पास कैशे मेमोरी है। कैशे मेमोरी आपको पता है, हमारे पास कैशे मेमोरी भी जस्ट लाइक जिस तरह रजिस्टर मेमोरी होता है इसी तरह मेमोरी होती हैं, लेकिन ये हमारे पास जो सीपीयू के ऊपर भी लगे हुए होती हैं कैशे मेमोरी, और उससे थोड़ा फार भी होती हैं क्योंकि डिफरेंट लेवल्स होते हैं कैशे के। तो कैशे मेमोरी भी एक फास्टर मेमोरी और मच फास्टर मेमोरी, अगर कंप्यूटर में देखें तो ये मेरे ख्याल में 3 MB 4 MB आपके कंप्यूटर में होगी, 5 MB तक आती हैं। तो ये भी कम, इसका साइज़ कम होता है बट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, रैम से मच फास्टर होती है जो कैशे मेमोरी है। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं बेसिकली जो मेमोरी के हमारे पास यूज़ होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। जिस तरह लिखा हुआ है कैशे मेमोरी इज़ अ फास्टर देन अ मेन मेमोरी, ये हमें पता है क्योंकि ये लेवल में ऊपर आती है मेन मेमोरी के, क्योंकि सीपीयू के नज़दीक होती है, इसका साइज़ भी कम होता है कैशे मेमोरी का, दैट्स वाई मेन मेमोरी से ये फास्टर होती है। प्रोवाइडिंग द सीपीयू विद क्विकर एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन। बेसिकली होता क्या है, इस लाइन का ये मतलब है कि जो ज़्यादा दफ़ा इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं तो उसकी एक कॉपी आप ये कह सकते हैं कि कैशे मेमोरी के पास पड़ी होती है। अगर दोबारा वही इंस्ट्रक्शन ने यूज़ होना होता तो वो कैशे मेमोरी से उठा लेता इंस्टीड ऑफ वो रैम के पास जाए और लेके आए, टाइम अपना वेस्ट करे, ठीक है। जो फ्रीक्वेंटली हमारे पास ऐप यूज़ होती हैं, जिस तरह आपने देखा होगा आप अपने मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब फर्स्ट टाइम मोबाइल को ऑन करें, ऑफ करें और ऑन करें, उसके बाद यूट्यूब खोलेंगे तो फर्स्ट टाइम लगेगा आपकी जो यूट्यूब है उसको लोड होने में, ठीक है। अगर आप सेम उस ऐप को बंद कर दें और दोबारा से यूट्यूब को खोलेंगे ना तो वो थोड़ा सा जल्दी आपके पास यूट्यूब ओपन हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक कॉपी जो है वो कैशे मेमोरी के पास होगी। तो सीपीयू जो है वो कैशे मेमोरी से यूट्यूब की इंस्ट्रक्शन को उठा लेगा इंस्टीड ऑफ के वो रैम के पास जाए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मतलब थोड़ा टाइम टेक करती है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप जब एक ऐप को ऑन करेंगे तो वो कैशे मेमोरी में उसकी कॉपी पड़ी होगी तो वो फास्टर बनाते हैं इस तरह एक्सेस। दिस हेल्प्स इम्प्रूव द ओवरऑल स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में कैशे मेमोरी हमारा बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है, जिसमें L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे डिफरेंट टाइप्स हैं। इनको हम फर्दर मोर इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में या मेरे ख्याल में प्रीवियसली शायद हमने डिस्कस कर लिया हो, तो आई होप हम डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं किया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपने ये डिफरेंट फैक्टर्स देखें जो कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को बूस्ट करने में हमारे काम आते हैं। आप सिर्फ इसको सब्जेक्ट की बिना पर ना देखें इस टॉपिक को, आप जनरल कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको इन फैक्टर्स का लाजमी पता होना चाहिए और उनको नोट डाउन करें। आप अपने कंप्यूटर की एक्टिविटी नोट किया करें कि परफॉर्मेंस कहाँ पे आके लैग कर रही है, कैसे परफॉर्मेंस एनहांस हो सकती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आज का जो है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आप कोई भी असेसमेंट असाइनमेंट वर्क करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर मोर आपको पता है मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तो कवर कर रहा हूँ, और C++ के 100 के करीब मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। तो आप बाकी जो IT सीरीज़ की बुक है उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। जस्ट प्ले लिस्ट में जाएँ और देखें, बाकी अवेलेबल है जो लेक्चर्स हैं, और इस सीरीज़ का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। फर्दर मोर आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और आई होप आपने कर लिया होगा क्योंकि सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थम्स अप करें और अच्छा सा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।